कल कहाँ तक करवाया था? क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये सेव थोड़ी ना होगा डेटा। अब देखिए, कल हम लोगों ने थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। तो सिंपल हम लोग क्या जान के रखेंगे कि अगर आपका थर्मल करंट या सिंपल हम लोग कह रहे हैं हीट करंट अगर आपका सेम है, तो इसका मतलब जितने भी रेजिस्टेंस है वो कैसे कनेक्टेड है सीरीज में। अगर हीट करंट अगर आपका डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसे है पैरेलल। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालेंगे। मैंने कहा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस है, एक रॉड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका एरिया A है। एक और रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, एरिया आपका 2A है। और एक और रॉड है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया 2A है। ये इस हिसाब से तीनों आपके कनेक्टेड है। मैंने कहा इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है, इसकी लेंथ 2L है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो दो जंक्शन है, ये पहला जंक्शन और ये दूसरा जंक्शन, यहाँ पे टेम्परेचर मैंने T1 T2 फाइंड किया। फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2।
सभी रॉड के अक्रॉस जो हीट करंट होगी वो सेम होगी। इसका मतलब ये जितने भी रॉड्स हैं कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो ऐसे सीरीज में हम लोग लिखते थे R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेट इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर नेट रेजिस्टेंस पता है तो मेरे को नेट करंट निकालने का तरीका पता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेट हीट करंट विल बी इक्वल टू करंट टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। सेम कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए इसके लिए रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है। अगर R1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, L अपॉन के इंटू ए, एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए। इसके लिए रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है, L डिवाइडेड बाई के इंटू ए, दैट मीन्स 4 के। इसके लिए क्या मान लूंगा, R3, R3 इज इक्वल टू L 2L डिवाइडेड बाई के इंटू ए, के इंटू 2A। अब इसको करने का तरीका, मैंने क्या मान लिया कि L अपॉन के इंटू ए की वैल्यू कितनी है, R है। ठीक है, इसको मैंने R मान लिया। अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा, R/4। ठीक, ये कितना हो जाएगा, R। एक और तरीका है, मैं क्या करूं, L अपॉन 4 के ए को मैं क्या मान लूं, R। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना है, इसलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, हमेशा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिनिमम नजर आ रही है, यहाँ पे अगर मैं देखूं सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी, R2 की है ना, क्योंकि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम है, अगर मैं उसी को R मान लेता हूँ तो देखिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। कैसे सिंपल हो जाएगा, मैं इसको R मान रहा हूँ, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसको R मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, 4R। ये कितना हो जाएगा, 4R। ठीक है, अब नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 9R। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 100 माइनस 0 100। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 9R। क्लियर है। मेरे को क्या करना है, T1 निकालना है। तो मेरे को ये पता है कि हर एक रॉड के अक्रॉस जो करंट है वो आपकी सेम है। तो इसके अक्रॉस अगर मैं निकालूं, इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, 100 - T1 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए आर आर कैंसिल हो गया, यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, T1 की। ठीक है, उसी तरीके से मैं इस वाले के लिए लिखूं, लास्ट वाले रॉड के लिए करंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस है, 4R। ये किसके इक्वल होगा, 100 अपॉन 9R। फिर से R कैंसिल हो गया, यहां से क्या निकल जाएगा, T2। क्लियर है। ठीक है,
हो गया। अब देखिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ कुछ नहीं है, वही है किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट अ जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। ठीक है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इसका मतलब क्या हुआ, अलजेब्रिक समेशन ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ या सिंपल जंक्शन लॉ। इसको हम लोग देखें अप्लाई कैसे करेंगे, ये वहां पे भी बताऊंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, ये आपका एक जंक्शन है। मैंने मान लिया R1, R2, R3। ठीक, तो इस जंक्शन में जो भी नेट करंट होगा वो कितना होना चाहिए, जीरो। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, इसको करने का तरीका क्या है, जो जंक्शन है इसको ए मान लीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल V1 मान लीजिए, यहाँ पे V3 मान लीजिए, यहाँ पे V2 मान लीजिए। ठीक है, जंक्शन को अप्लाई कैसे करते हैं, करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग सबसे इजीएस्ट तरीका सीखेंगे। मैंने क्या कहा कि जो जहां पे मेरे को जंक्शन लॉ लगाना है, इस जंक्शन को मैं हायर पोटेंशियल पे मानूंगा। मैं ज्यूम कर लूंगा कि जो ए पॉइंट है वो क्या है, हायर पोटेंशियल पे। अगर ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा तो यहां से करंट का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड ना। हाई टू लो करंट हमेशा फ्लो करता है। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि मैंने यहाँ पे जंक्शन को क्या माना है, हायर पोटेंशियल। अगर जंक्शन अगर आपका हायर पोटेंशियल पे होगा तो हमेशा करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। और यहाँ पे मैंने जंक्शन लॉ लगाया, ये सिंपल केस है, तो आपने क्या लिखा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस V1, R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, VA माइनस V1 डिवाइडेड बाई R1, VA माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2, VA माइनस V3 डिवाइडेड बाई R3 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जो भी अननोन पैरामीटर्स हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं थर्मल से रिलेटेड। नोट कर लिया। आप लोगों को सिग्नल ब्रेक हो रहा है क्या, बीच बीच में वॉइस चली जा रही है क्या? नो सर, आ रही है। अच्छा ठीक है।
फाइंड टी। यहाँ पे 3 रॉड हैं। पहले वाले रॉड का एरिया ए है, थर्मल कंडक्टिविटी के। सेकेंड वाले रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी 2 के, एरिया ए। लेकिन दोनों रॉड की लेंथ क्या है, एल। और यहाँ पे तीसरा जो रॉड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2 के, एरिया 2 है, और लेंथ इसका कितना है, 2 है। इसको हमने दो टेम्परेचर के बीच में रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा गया फाइंड जंक्शन टेम्परेचर। जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? सिंपल देखिए, इसके के लिए R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई K इंटू ए। R2 60। इज इक्वल टू, हाँ करेक्ट है, 2K इंटू ए। और R3 L अपॉन 2K इंटू ए, यही होगा ना। तो मैंने बोला था कि जो सबसे कम होगा उसको हम लोग R मान लेंगे। तो मैंने इसको R मान लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा R, और ये कितना हो जाएगा 2R। ठीक। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये जो R1 रेजिस्टेंस ये जो R2 रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल में है ना। और ये जो R3 रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है। तो R3 की वैल्यू कितनी है R, R1 की वैल्यू कितनी है 2R, और इसकी वैल्यू कितनी है R। मेरे को ये तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, जंक्शन टेम्परेचर। इसका ये वाला एंड कितने डिग्री सेल्सियस पे है, 100। ये वाला 100, ये वाला 0। तभी मैंने बताया था कि अगर जंक्शन पे जो है वो आपका क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे। ऐसा एज्यूम करेंगे कि ऐसा जंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जंक्शन लिया है कि जो टी है वो क्या है, हायर टेम्परेचर पे। अगर टी हायर टेम्परेचर पे होगा तो यहाँ से हीट करंट ऐसे ऐसे और ऐसे 3 डायरेक्शन में जा रही होंगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो नेट करंट एट जंक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो पहली वाली करंट कितनी हो जाएगी, T माइनस 100 डिवाइडेड बाई R 2R, प्लस T माइनस 100 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R, प्लस T माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0। R कॉमन लेके आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, T माइनस 100 प्लस 2T माइनस 200 प्लस 2T इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, T प्लस 2T 3T प्लस 2T 5T। 5T इज इक्वल टू 300, तो T इज इक्वल टू 60। क्लियर है?
बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब सेकंड टाइप इसमें क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना। अगर मैं यहाँ पे पूछ दूं फाइंड आउट द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, सेकंड क्वेश्चन लिखिए इसे, फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग बेसिक तरीका याद रखेंगे, जनरलाइज कर रहा हूँ इक्विवेलेंट वाले को। मैंने कहा कि सीरीज में कनेक्टेड है रॉड, अगर रॉड सीरीज में कनेक्टेड है, मैंने कहा कि एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, ये सभी रॉड आपके सीरीज में कनेक्टेड है। ये आपका हायर टेम्परेचर पे है और ये आपका लोअर टेम्परेचर पे है। मैंने इसका लेंथ मान लिया L1, इसका लेंथ मान लिया L2, इसकी लेंथ मैंने मान ली L3, इसका K1 A1, K2 A2, K3 A3। ठीक है, नीट में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आते हैं। वहां पे अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हर एक का एरिया सेम होता है। अगर आईटी में आया तो एरिया अलग अलग देगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल, अगर ये सभी चीजें आपकी सीरीज में कनेक्टेड है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1, R1 का मतलब क्या हुआ, L1 डिवाइडेड बाई K1 A1 प्लस R2 L2 डिवाइडेड बाई K2 A2 प्लस R3 L3 डिवाइडेड बाई K3 A3। नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि तीनों रेजिस्टेंस को हटा दूं और एक नया रेजिस्टेंस लगाऊं, तो जो तीन रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल या सिंपल करंट फ्लो कर रहा होगा वो सिंगल एक रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, मतलब कि तीन के जगह वो काम एक से ही हो जाए मेरा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि मैं इन तीनों रॉड को हटा दूं और एक नया रॉड लगाऊं जिसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, के इक्विवेलेंट। मैंने मान लिया कि एक नया रॉड लगाया, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, के इक्विवेलेंट। मेरे को उसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, L1 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इंटू A1। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक रॉड को हटा रहा हूँ, एक सिंगल रॉड लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक रॉड के लिए तो के इक्विवेलेंट सेम होगा ना, क्योंकि एक ही रॉड लगाया मैंने। ठीक, प्लस L2 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इंटू A2 प्लस L3 डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट इंटू A3। यहां से के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकल जाएगी। मैंने जनरल केस लिखवाया है, अगर आप लोग बुक में देखेंगे तो वहां पे आपका हर एक का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, उसके बाद वो सॉल्व कर देता है। वो इजी हो गया क्वेश्चन मेरे लिए, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को सेम कर दूं तो। क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो गया तो ए तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल के इक्वल कितना हो जाएगा, 3 के, अगर लेंथ भी अगर मैं ए के एल के बराबर रखूं तो आ रहा है समझ में। तो मैं इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बस आप तरीका याद रखिए। क्वेश्चन आलतू फालतू क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे, मैं सिर्फ इसको टच कर रहा हूँ ताकि अगर बाई चांस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नोट करने की रफ्तार तेज होनी चाहिए। एग्जाम में चीटिंग करने का मौका मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि 2 मिनट के अंदर पूरा कॉपी कर दूं, तो ये सोचिए चीटिंग करने का मौका मिला कि 2 मिनट के अंदर पूरा लिख जाना चाहिए, क्योंकि इन्विजिलेटर बार बार मौका नहीं देगा।
ये आदत सबको पता है ना कि अगर मेरे को 1 मिनट का भी टाइम देता है तो मैं 1 मिनट बहुत कंसंट्रेट होकर देख लेता हूँ सामने वाली कॉपी में कि उसने क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसके जैसे इन्विजिलेटर आया उसके बाद मैं फिर बैठ के अपना लिखने में लगा। पैरेलल, मैंने कहा ये हायर टेम्परेचर पे है, एक रॉड आपने ये लगाया जिसका K1 A1 है, एक रॉड ये लगाया जिसका K2 A2 है, एक रॉड ये लगाया जिसका K3 A3 है। तो ये लोअर टेम्परेचर पे है। ऐसा हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी ना कि अगर मैं रॉड लगाऊं तो तीनों पैरेलल हो और तीनों की लेंथ इक्वल, मैं अलग अलग लेंथ ले लूं हर एक रॉड का, लेकिन हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखूंगा लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस को। इसका मतलब ये सभी कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। अगर पैरेलल कनेक्टेड है, इसका लेंथ आपने L1 मान लिया, इसका लेंथ आपने L2 मान लिया, इसका लेंथ आपने L3 मान लिया। अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो आपको फॉर्मूला पता है। पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KA divided by, ये सिंपल, 1/R1 is equal to 1/R2 plus 1/R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन यही होता है R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका। 1/R1, R1 इज इक्वल टू क्या था? L/KA। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा? K1 A1 divided by L1, K2 A2 divided by L2, K3 A3 divided by L3। मैं तीनों को हटाकर एक सिंगल रॉड से रिप्लेस कर रहा हूँ। अगर मैं सिंगल रॉड से रिप्लेस करूंगा तो मैंने कहा कि उसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट A1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस K इक्विवेलेंट A2 डिवाइडेड बाई L2 प्लस K इक्विवेलेंट A3 डिवाइडेड बाई L3। ये जनरल फॉर्मूला आपने निकाल दिया जिसको मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर आया तो वो बोनस होगा आपके लिए, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, एक वाटर टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसका पानी का मास मैंने MW दे दिया। ठीक, कंटेनर है जिसके अंदर टैंक के अंदर पानी रखा हुआ है, उसका मास MC है। पानी की डेंसिटी रो W है और इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी SW है। पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है? TI। ये इनिशियल टेम्परेचर है। इसको मैंने क्या किया, एक रॉड से कनेक्ट कर दिया और ये रॉड की थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसकी लेंथ L है। ठीक, और मैंने कहा कि इसको मैंने एक हीटर से कनेक्ट किया जिसका टेम्परेचर TH है जो कि फिक्स्ड है।
मान के चलिए कि यहाँ पे बहुत बड़ा हीटर लगा हुआ है, ठीक है। हीटर लगा तो उसको तो कंटिन्यूएशन में सप्लाई मिल रहा है। अगर घर में अगर आप लोग हीटर लगाते हैं तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ऐसा थोड़ी ना कि अभी रात में आपने हीटर चलाया तब तो 40 डिग्री था और सुबह तक पहुंचे तो देखा कि 400 डिग्री पे पहुंच चुका है, घर जल के राख हो गया। ऐसा नहीं होता ना। तो उसकी पावर कांस्टेंट होती है, अगर 1 किलोवाट का है तो उतना ही जनरेट करेगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो फिक्स्ड है, TH है, ठीक। और इसको मैंने कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कंडक्टिंग रॉड से कनेक्ट कर दूंगा तो कंडक्शन के कारण हीट जो ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ, अगर कंडक्शन के कारण हीट ट्रांसफर हो रहा है तो टैंक के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया फाइंड टेम्परेचर ऑफ वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड टेम्परेचर ऑफ वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो MC दिया गया है ये क्या है? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर। कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट है। मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, इसको जनरलाइज करके निकलवा रहा हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो और आसान हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन फिजिक्स का है कि मैथ्स का? मैथ्स का। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, आप लोग एक चीज ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट करंट है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल? टेम्परेचर डिफरेंस घटता जा रहा है बार बार। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पे था पानी, ठीक है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर 10 हो जाएगा। अगर 10 हो जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 90। कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 हो गया, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 60। और जो हीट करंट होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। इसमें मेरे को किसी पर्टिकुलर टाइम T पे देखना पड़ेगा कि हीट करंट क्या है, तभी तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर चीजें वेरिएबल हो तो किसी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निकाल लें, उसको इंटीग्रेट कर दें। कीजिए, अब कीजिए, गलत मत कीजिए।
कैसे करें अनुष्का? चलिए देखिए, मैंने मान लिया किसी टाइम टी पे टेम्परेचर कितना है, टी, कैपिटल टी तक वाटर का टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब मैंने कहा कि टी प्लस स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, जो टेम्परेचर था वो टी से प्लस डी टी हो गया, है ना। तो मतलब कि टेम्परेचर उसका थोड़ा सा और बढ़ गया थोड़े टाइम के बाद। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं हीट करंट के बारे में बात कर रहा हूँ। हीट करंट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो आपने हीट करंट को लिखा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू, हीट करंट क्या होता है, के ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो मैंने लिखा के इंटू ए डिवाइडेड बाई एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टी एच माइनस टी। यही है ना। टी टाइम के बारे में बात करूं, किसी टी टाइम पे टेम्परेचर टी था, तो उस समय हीट करंट कितनी होगी, यही होगी। ठीक, मैंने हीट करंट लिख दिया। अब आपको ये पता है कि मैं तो डी क्यों निकालना चाहता हूं। मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे भी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो हीट जा रही है दो काम कर रही है। एक तो कंटेनर की हीट को भी बढ़ा रही है, मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ा रही है, साथ साथ में पानी के टेम्परेचर को भी बढ़ा रही है। तो क्वेश्चन करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, जितना मास वाटर का था प्लस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर, इन दोनों को ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कल पूरी फुल छुट्टी, ठीक है। अब यहां पर डिस्टर्ब करेंगे क्या, ये हीट करंट आ गया। अब मेरे को तो यहां पे देखना है कि स्मॉल डी क्यू के कारण क्या हुआ हो। स्मॉल डी क्यू के कारण टोटल मास वाटर का एम है कितना, एम की वैल्यू कितनी है, एम सी प्लस एम डब्ल्यू, यही है ना। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कंटेनर प्लस मास ऑफ द वाटर, ये टोटल मास है, इनटू एस डब्ल्यू। इस डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट ने क्या किया, डीटी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, स्मॉल टेम्परेचर, ये यही काम कर रहा है, ये स्मॉल टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। तो मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, ठीक है। अगर मैं ये वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं तो देखिए क्या आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू एम एस डब्ल्यू डी टी कैपिटल टी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी टी इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई एल टी एच माइनस टी। ठीक, इस इंटीग्रेशन को डी टी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर वाले को एक तरफ ले आया मैंने, इज इक्वल टू के ए बाई एल एम इंटू एस डब्ल्यू, एम इंटू एस डब्ल्यू डी टी ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही होगा ना। ये तो कांस्टेंट ही है ना पूरा का पूरा, अगर ध्यान से देखें तो रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी, लेंथ, मास और एस डब्ल्यू, ये पूरा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को मैं क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ।
कुछ देर के लिए कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, c। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, dt डिवाइडेड बाई टी एच माइनस टी इज इक्वल टू c इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर रहा हूं, t इज इक्वल टू जीरो पे, t इज इक्वल टू जीरो पे कंटेनर के मतलब कि मास का टेम्परेचर कितना था, वाटर का टेम्परेचर कितना था, टी आई। ये क्वेश्चन में दिया था मैंने कि इनिशियल टेम्परेचर कितना था, टी आई। किसी भी टाइम t इज इक्वल टू टी पे टेम्परेचर क्या हो गया, कैपिटल टी। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, कर लीजिए। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसने ये नहीं पूछा था, उसने क्या पूछा था, ग्राफ। ग्राफ के लिए भी तुम्हें को निकालना ही पड़ेगा ना। जब तक टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं आएगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि कौन सा ग्राफ बन रहा है। एक्सपोनेंशियल बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, इलिप्स बनेगा, तो उसके लिए रिलेशन तो मेरे को निकालना पड़ेगा। रिलेशन यहाँ से निकाल सकता हूँ, देखिए रिलेशन आपको एक्सपोनेंशियल मिलेगा। तो जो आप लोगों की इलेक्ट्रोस्टैट की क्लास है उसको मैं संडे को लूंगा, ठीक है। मैं उसको गैप नहीं रखूंगा, कल भली छुट्टी है तो कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी को मत पढ़िए, पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए सोचते हुए मैंने कल की क्लास नहीं रखी है। तो हम लोग संडे को 1.5-2 घंटे की क्लास रखेंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सैटरडे। कल के दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। यूटिलाइज करने का मतलब क्या, सबसे पहले हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या अगले 1.5 महीने का कैसे कैसे प्रोसीजर हो, कैसे कैसे काम करें। तो थोड़े से पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, मैथ के, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, थोड़ी सी उसकी एनालिसिस कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस वाले पार्ट पे ज्यादा आने की चांसेस है। मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में आप भी एक बार क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस पोर्शन पे मेरे को ज्यादा ध्यान देना। इसको कहते हैं प्लानिंग। उसके बाद मैनेजमेंट, अगर इस पोर्शन पे ध्यान देना है तो अगले 1.5 महीने की मेरा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, कि हर एक दिन में कितने कितने टाइम दूं किन किन पोर्शन पे, ठीक है। उसके बाद होता है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग हो गई ऑन पेपर लेकिन एग्जीक्यूशन हुआ ही नहीं, तो प्लानिंग धरी की धरी रहेगी, ठीक है। तो कल का दिन इसलिए है कि ये तीनों स्टेप आप अपने रफ पे कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए 2 तारीख से। आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, मैं देख देख के बताऊंगा तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े कि हाँ पिछले 5 सालों में क्या क्या चीजें पूछी गई, इतने सारे चैप्टर्स हमने पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो मेंस लेवल के थे, ठीक है। तो ये सब चीजें खुद से कीजिए। मैं तो हर एक चैप्टर में बता रहा हूँ कि कौन सा मेंस लेवल पे इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है उसको स्किप करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। स्किप इन द सेंस मतलब कि उसको थोड़ा सा बता के छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये पार्ट आ गया, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर की जगह लिख लीजिए फ्रीजिंग ऑफ लेक। हम लोग कहते हैं ना कि सर्दियों में लेक आपके जमने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग ऑफ लेक। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर अभी है -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी है, इसको डेरिवेशन की तरह याद मत कीजिए, इसको एज ए न्यूमेरिकल ट्रीट कीजिए कि न्यूमेरिकल आ गया मेरे पास। और मेरे से कहा गया कि बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
लेक है, पानी से भरा हुआ है, और उसने पूछा कि 1 सेंटीमीटर आइस बन चुका है, फिर 2 सेंटीमीटर बन रहा है, फिर 3 सेंटीमीटर बन रहा है, मतलब धीरे धीरे आइस की ब्रेथ बढ़ती जाएगी ना, जमना स्टार्ट हो जाएगा पानी। ठीक है, तो उसने यही पूछा कि कितना टाइम लगेगा 10 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ आइस बनाने। ये मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जब आइस जमना स्टार्ट होगा तो ऊपरी वाली सतह पहले स्टार्ट होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट टच में है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो जो पानी की जो ऊपर वाली लेयर है वो सबसे पहले आइस में कन्वर्ट होगी। अगर आइस में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका बेसिक नॉलेज क्या कहता है, हीट विड्रॉ होनी चाहिए यहाँ से, तभी वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये मैंने कहा कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे कितना आइस बन चुका है, बाई थिकनेस बन चुका है किसी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे बाई थिकनेस ऑफ आइस आपका फॉर्म हो चुका है। ये आइस की लेयर, आइस बन चुका है। ठीक, मैंने कहा टी टाइम पे इतना था, टी प्लस डी टी टाइम पे, टी प्लस डी टी टाइम पे स्मॉल थिकनेस और फॉर्म्ड हो गया आइस का, यही होगा ना। टी टाइम पे वाई थिकनेस फॉर्म्ड हो चुका था, और टी प्लस डी टी टाइम में आपने क्या कहा, डी वाई थिकनेस और फॉर्म हो गया। ठीक, ये वाटर है, वाटर है तो इसकी डेंसिटी आपको पता है, स्पेसिफिक हीट पता है। कोई ये बता सकता है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा वाटर का? जीरो। फ्रीज तभी होगा ना, जीरो पे रहेगा उसके बाद ही तो फ्रीजिंग पे जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर ही 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होता है। तो अभी वाटर किस टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग हो रही है। मेरा क्वेश्चन ये था कि वाटर की फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई है, मतलब कि वाटर अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर मैं यहां से देखूं तो आपका लॉजिक क्या कहता है, ये वाला जो वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और बाहर वाला टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है ना। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट आपकी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी, और यहाँ पे अगर हीट आपकी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है तो हीट किसी मटेरियल के थ्रू होकर निकल रही है। इसका मतलब यहाँ पे किसके कारण निकल रहा है हीट का, कंडक्शन के कारण। इसको रॉड की तरफ बिहेव कीजिए, एक रॉड है बीच में रखा हुआ, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से बाहर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट आपकी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव कर रही है, मतलब कि हीट करंट निकल रही है बाहर। ठीक है, अगर हीट करंट बाहर जा रही है, अगर हीट करंट बाहर जा रही है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हीट करंट क्या लिखेंगे, किसी भी टाइम टी पे हीट करंट कितना होगा, बताइए जल्दी से। फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, हीट करंट का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं बस। के ए डिवाइडेड बाई एल, टी एच माइनस टी एल, यही है ना हीट करंट का फॉर्मूला। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं के किसका, आइस का, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। क्रॉस सेक्शन एरिया जो लेक का एरिया होगा, ठीक है, तो उसका एरिया ए है। एल की जगह क्या आ जाएगा, वाई, यही है ना, इतने डिस्टेंस कवर कर रहा है हीट करंट, वाई। टी एच माइनस टी एल, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिफरेंस है, 0 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया, टी। यही हो ना, 0 माइनस ऑफ -3, तो टी आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है,
अब dq की वैल्यू क्या होगी, बस वही निकालना, उसके बाद तो क्वेश्चन हो गया। सोच के बताइएगा dq इज इक्वल टू क्या होगा। लॉजिकली सोचिए, प्रीवियस क्वेश्चन अभी आपने कैसे टिपिकल क्वेश्चन थे, ये तो आसान है। dq की वैल्यू क्या होगी। यहां पे ध्यान से समझिएगा कि t से t प्लस dt टाइम में कितना अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, dq, वही तो है। t से t प्लस dt टाइम में कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, dq। इस dq अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट होने के कारण आइस पानी में ट्रांसफर हो गया। आइस, सॉरी, पानी आइस में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, पानी आपका आइस बन चुका है। ठीक है, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपने लिखा dq इज इक्वल टू dq हीट विड्रॉ करने के कारण इतना आइस फॉर्म हो चुका है dy थिकनेस का। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर दैट्स कन्वर्टेड इनटू आइस कितना हो जाएगा। मास को क्या लिखेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी मेरे को पता है, रो ऑफ वाटर। वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a, थिकनेस कितना है dy। ये हो जाएगा ना, मास ऑफ वाटर दैट्स कन्वर्टेड इनटू आइस। dq इज इक्वल टू n इनटू l, लेटेंट हीट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, इस dq की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए। अब देखिए आपको रिलेशन आ गया। तो हमने लिखा k इंटू ए डिवाइडेड बाई वाई इंटू टी इज इक्वल टू डी रो w a एल एफ dy अपॉन dt। तो यहां से a कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेट करके सॉल्व कीजिए फटाफट। y मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y dy इंटीग्रेशन, ये दोनों ले लिया आपने। ये इधर हो जाएगा k t डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dt। देखिए ये आएगा ना, इंटीग्रेट किया, जीरो टाइम पे कितना आइस बना था, जीरो। अभी तो आइस फॉर्मेशन हो ही रहा था। किसी भी टाइम टी पे कितना थिकनेस बन चुका, मैंने कहा वाई थिकनेस बन चुका। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू के टी डिवाइडेड बाई रो डब्ल्यू एल एफ इंटू टी। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, ये तो रिलेशन आ गया, एग्जैक्ट रिलेशन आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स का पोर्शन है, मैं हिंट दे रहा हूँ, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगर मैं t को देखूं, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, है ना। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर आइस बना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 1 सेंटीमीटर थिकनेस का आइस बना 5 मिनट में। ठीक है, तो अगला 1 सेंटीमीटर आइस कितने टाइम में बनेगा, प्योर मैथ है। क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया।
1 सेंटीमीटर थिकनेस का आइस बनने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ आइस बनने में कितना टाइम लगेगा? कैसे? फिफ्टीन सेकेंड्स। 15 मिनट। प्योर मैथ है। मैंने कहा 1 सेंटीमीटर बनने में कितना टाइम लग रहा है? टी। तो 2x बनने में कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर ना, सॉरी एक्स स्क्वायर ना। ठीक है। तो पहले वाले के लिए अगर मैं टाइम निकालू, मैंने कहा t1 टाइम लग रहा है 1 सेंटीमीटर बनने में। तो 2x सेंटीमीटर बनने में कितना टाइम लगेगा? 2x का स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा? t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? t2। तो t2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4x स्क्वायर। ठीक है। मैं इसको कुछ t2 को मैं सिंपल 4x स्क्वायर ही मान लेता हूँ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 मान लिया। ठीक है। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1, तो t1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x से 2x तक बनने में कितना टाइम लगेगा? t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। नहीं आया समझ? एक्स स्क्वायर बनने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। तो अगला 1 सेंटीमीटर बनने में कितना टाइम लगेगा? 3 × 5। ठीक है। तो इसको जनरलाइज करके लिख लीजिए। मैंने कहा कि पहले डिस्टेंस x थी, फिर 2x हुई, फिर 3x हुई, फिर 4x हुई। पहले x सेंटीमीटर बना। फिर मैंने कहा कि अगर अपने ही विड्थ का डबल होना है, ट्रिपल होना है या 4 टाइम्स होना है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? पहले वाले के लिए t होगा तो दूसरे वाले के लिए कितना होगा? 4। टाइम रेशियो बता रहा हूँ। पहले वाले के लिए कितना होगा? 1, तो दूसरे वाले के लिए 4, तीसरे वाले के लिए 9, फिर चौथे वाले के लिए 16। स्क्वायर होता जाएगा टाइम का रेशियो, अगर विड्थ डबल, ट्रिपल और 4 टाइम्स हो रही है तो। लेकिन अगर विड्थ सेम विड्थ मेरे को निकालनी है, तो पहले वाले के लिए टाइम अगर t लग रहा है, तो दूसरे वाले के लिए टाइम कितना लगेगा? 3t। तीसरे वाले के लिए टाइम कितना लगेगा? 5t। फिर अगले वाले के लिए टाइम कितना लगेगा? 7t। और मल्टीपल में चलता है। सेम विड्थ बनने में कितना टाइम लगेगा? पहले वाले का और मल्टीपल लेते जाइए, और पहले वाले का डबल, पहले वाले का ट्रिपल, पहले वाले का 4 टाइम्स बनने में कितना रेशियो होगा? 1:4:9:16 ऐसे 25 कंटिन्यूसली चलते हैं। प्योर मैथ से कर लीजिएगा अलग से। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है।
नोट कर लिया? हेडिंग डाल दीजिए किरचॉफ लॉ, और मेरी चीजों को ध्यान से सुनिए और इसको अपने बड़े अब देखिए किरचॉफ लॉ की अगर हम लोग बात करें, मैंने दो चीजें दिखाई। मैंने कहा कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और एक आपका ब्लैक होल है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? जो कोई भी रे एब्जॉर्ब कर लेती है। और अभी एग्जैक्ट करने के लिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बोलिए बोलिए। जो सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब और एमिट कर सकती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होगा? जो 100% एब्जॉर्ब करे। ठीक है, अगर सिंपल से एक और एग्जांपल देते हैं, थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाए। मैं कह रहा हूं सन, जो सन है क्या वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है? क्या हमारा सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो क्यों नहीं है? सन हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सन को परफेक्टली ब्लैक बॉडी मान के उठे। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि काला कलर, इस चीज को ध्यान में रखिए। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है? जो 100% एब्जॉर्प्शन करे। अगर मैं सन के बारे में बात करूं, मैंने कहा कि सन का कुछ भी टेम्परेचर T है, ठीक है, तो सन का टेम्परेचर चेंज होता रहता है या उसका टेम्परेचर T रहता है? अगर सिंपल अगर हम लोग समझें, मैंने कहा कि सन क्या है? एक बहुत बड़ा आग का गोला है, ठीक है। सन एक आपका बहुत बड़ा आग का गोला है जहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन चलता है, इसलिए उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो अगर ये बहुत बड़ा आग का गोला है तो क्या टाइम के रिस्पेक्ट में उसका टेम्परेचर जारी करता है? नहीं, उसका टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, ठीक है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर सेम कब रहेगा? जब वो 100% एब्जॉर्प्शन करे और 100% इमिशन करे। अगर वो 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा है और 100% इमिशन कर रहा है तभी उसका टेम्परेचर वही रहेगा जो पहले था। अगर उसने सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब कर लिया, इमिशन किया ही नहीं, तो उसको मैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहूंगा क्या? नहीं, ठीक है। तो सन को हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया रहता है, जितना वो एब्जॉर्ब करता है उतना ही क्या करता है? रिलीज कर देता है, इसलिए उसका टेम्परेचर मेंटेन है। ब्लैक होल और ब्लैक बॉडी में क्या डिफरेंस है? तो जो फेरी ब्लैक बॉडी किसमें डिफरेंस? ब्लैक बॉडी और ब्लैक होल। सर ब्लैक होल सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। सही है, आपका भी डेफिनेशन सही है। तो हमारा ब्लैक बॉडी, अगर हम बिल्कुल आइडियल ब्लैक बॉडी के बारे में बात करें तो आइडियल ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? 100% एब्जॉर्प्शन करे और 100% रिफ्लेक्शन। और सिंपल अगर ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? इतना लाइट की उससे पास नहीं हो सकती, वो सिंपल क्या करता है? हर एक को ट्रैक कर लेता है, उसको निकलने नहीं देता। ठीक, सन को हमने क्या माना हुआ है? सन को हमने एज्यूम किया हुआ है आइडियल ब्लैक बॉडी। हमने कुछ रेफरेंस लेते हैं ना चीजों को डिफाइन करने के लिए, तो हमने सन को क्या माना हुआ है? आइडियल ब्लैक बॉडी माना हुआ है। उसके रेस्पेक्ट में हम लोग सभी चीजों के बारे में बात करें। तो अगर सन आपका, अगर आपका आइडियल ब्लैक बॉडी है तो क्या कहेंगे? जितनी
एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, अपनी एनर्जी को क्या कर रिफ्लेक्ट कर रहा है ताकि उसके सरफेस का टेंपरेचर क्या रहे, कांस्टेंट बना रहे। इतनी सर क्लियर? आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही? अब आ रही है वॉइस? तो देखिए, तो सिंपल अगर हम लोग ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, जो 100% एब्जॉर्प्शन करे और 100% रिफ्लेक्शन करे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सन को हमने एज्यूम किया है ब्लैक बॉडी की तरह, वो 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा है, 100% रिफ्लेक्शन कर रहा है ताकि उसके टेम्परेचर को क्या रखे, कांस्टेंट मेंटेन करके रखे। और ब्लैक होल का मतलब क्या, तो वो क्या करता है, 100% एब्जॉर्प्शन करता है, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं करता। ठीक, ये तीनों चीजें लिखी, तो उसके बाद बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर मैं किसी भी सरफेस पे लाइट को गिराऊं, सिंपल, मेरा कोई सा भी सरफेस है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, लाइट फॉल कर रही है इस सरफेस पे, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें होंगी। ये कोई सा भी सरफेस है, मेटल का सरफेस है, इस पे लाइट फॉल कर रही है, ठीक, या कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पे तीन चीजें एक साथ होती हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, और क्या होता है, ट्रांसमिशन। ठीक है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तीन चीजें एक साथ होती हैं, हमेशा होती हैं। लेकिन हम लोग जब हम लोग वेव्स के बारे में पढ़ते हैं 12th में, तो हम लोग रिफ्लेक्शन को अलग पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन को अलग पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर ट्रांसमिशन हो गया तो हम लोग रिफ्रैक्शन वर्ड यूज करते हैं, और जब आपका रिफ्लेक्शन हुआ तो उसमें हम लोग कह रहे हैं, इसमें तीनों चीजें होती हैं। जहां पे परसेंटेज ज्यादा होता है रिफ्लेक्शन का परसेंटेज, जैसे मिरर है, मिरर के पीछे मैं सिल्वरिंग कर देता हूँ, ठीक है, तो वहां पे भी ट्रांसमिशन हो रहा है रेज का, लेकिन जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो बहुत, उसका परसेंटेज बहुत कम है। अगर लाखों रेज उस पर गिरी होंगी तो उसमें से एक रे ट्रांसमिट कर गई होगी। ठीक है, तो इसलिए जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लेकिन इन जनरल अगर किसी भी सरफेस पे अगर रेज फॉल करें तो तीन चीजें होंगी, पहला एब्जॉर्प्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा, और ट्रांसमिशन भी होगा। ठीक, तीनों चीजें पैरेलली चलेंगी आपकी। अब हम लोग बात करते हैं इमिसिव पावर। इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल से एक एग्जांपल लूं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक आयरन रॉड है, इसको आपने हीट किया। अगर मैं आयरन रॉड को हीट करता हूं तो कुछ देर के बाद आपको पता है वो रेड कलर का नजर आने लग जाता है। ठीक है, अब वो रेड कलर का नजर आने लगा, अब आपने क्या किया, इस, मैंने एक रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ मान लीजिए, ठीक है, अब क्या हुआ, इस रूम में अंधेरा कर दिया, बिल्कुल डार्क रूम कर दिया, तो क्या आप मेरे कलर को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? बिल्कुल अंधेरा है, मैं बिल्कुल अंधेरे में खड़ा हूं, अभी लाइट है तो आपको नजर आ रहा है कि हाँ मैंने रेड टी शर्ट पहना हुआ है, अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो क्या आप मेरे कलर को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे? क्यों?
क्योंकि अभी कोई भी लाइट मेरे यहाँ पे शरीर पे नहीं गिर रही है जो कि रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे है। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक, अब सेकंड, अगर मेरी जगह यहाँ पे मान लीजिए रेड आयरन बार को ले आऊं, हॉट आयरन बार को, अंधेरा कर दूं रूम में, आयरन को मैंने बहुत गर्म किया, वो रेड हो चुका है। उस जलते हुए लोहे को अगर मैं डार्क रूम में ले आऊं तो क्या उसका कलर मेरे को रेड नजर आएगा? नजर आता है। ठीक है, सेकंड केस में नजर आ रहा है लेकिन फर्स्ट केस में नजर नहीं आया, क्यों? सेकंड केस में रेडिएशन हो रहा है। ठीक है, एनर्जी आपकी बाहर निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसलिए वो रेडिएशन के कारण हमारे आंखों पे किरणें पड़ती हैं, तो उसी से हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ वहां पे। ठीक, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर मेरे को कोई भी चीज को देखना है, हम लोग ऑप्टिक्स में ही पढ़ेंगे ये चीज, कि अगर मेरे को कोई भी चीज नजर आती है, किन फिनोमेना के कारण नजर आती है, पहला होता है रिफ्लेक्शन, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट है। दूसरा फिनोमेनन क्या होता है कि मेरे को कोई भी चीज नजर आ रही है, वो होता है रेडिएशन। दो चीजों के कारण मेरे को कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आता है, पहला होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका रेडिएशन। तो मैंने यहाँ पे कहा कि यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी यूनिवर्स में बॉडी हैं, वो रेडिएट कर रही है एनर्जी को, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। मेरे शरीर का टेम्परेचर अभी कुछ ना कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है मैंने, तो मेरा शरीर भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में रेडिएशन कर रहा है, कंटिन्यूसली। ठीक है, तो कोई भी बॉडी है, मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है, ये जो बॉडी है ये भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन में रेडिएशन कर रहा है, एटमॉस्फेयर में रेडिएशन हो रहा है कंटिन्यूएशन में। ये जो रेडिएशन है ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर का कुछ भी टेम्परेचर हो, रेडिएशन हमेशा होगा। इस चीज को, यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस टेम्परेचर पे। बुक में ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा रहता है कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर टेम्परेचर और सरफेस का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ये तो पता है ना। ये जनरल लॉजिक भी मेरा यही कहता है कि बॉडी के अंदर जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, जो सरफेस पे टेम्परेचर होगा वो अलग होगा। रेडिएशन कौन करता है? सरफेस। सरफेस आपका रेडिएशन कर रहा है, जिसका मतलब जो यहाँ पे जो रेडिएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं सभी रेडिएशन कर रही हैं, और ये रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस टेम्परेचर पे। एक लाइन लिख लीजिए फटाफट, एमिसिव पावर डिफाइन करते हैं, ये किसका रेशियो होता है। इमिसिव पावर को हम लोग ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इमिसिव पावर इज इक्वल टू हीट रिलीज ड्यू टू सरफेस टेम्परेचर डिवाइडेड बाय एरिया पर यूनिट टाइम। और एरिया कौन सा? एक्सपोज्ड एरिया। हम लोग वर्ड यूज करेंगे एक्सपोज्ड एरिया। एक्सपोज्ड एरिया का मतलब क्या हुआ कि जो एरिया एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर रहा है, जो एटमॉस्फेयर की तरफ एरिया है, ठीक है, वो हुआ एक्सपोज्ड एरिया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या है आपका? एक्सपोज्ड एरिया। देखिए इस बार जो सैटरडे को टेस्ट है थोड़ा सा इजी रखा है, ठीक है, टिपिकल नहीं रखा है, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मेरे क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन इजी है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि पढ़ा और आंसर मार्क कर दिया। एवरेज है, ना ही टिपिकल है ना ही बहुत इजी है, एवरेज है। कुछ इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए इस बार पेपर ऐसा डिजाइन किया मैंने।
इसकी यूनिट बता सकते हैं? इसकी यूनिट क्या होगी? और अच्छे से बताइए। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। हाँ, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, एक हम लोग छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ लॉ की आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। मैं स्टेटमेंट समझाने के लिए इतनी सारी कहानी गढ़ रहा हूँ, उसका स्टेटमेंट तो एक ही लाइन का है। ठीक है, एक लाइन से आईटी नहीं निकलेगा। उसके लिए कहानी बता रहा हूँ, क्या क्या कहानी है। मान लीजिए किसी भी एटमॉस्फेयर में आपने दो बॉडीज ली है। ठीक है, एक नॉर्मल बॉडी है, ये कोई भी एक नॉर्मल बॉडी है, और एक आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। फिगर ये सब जल्दी बनाती है क्योंकि लिखाने का काम थोड़ा ज्यादा है। दोनों क्या है, सेम एटमॉस्फेयर में, दोनों सेम सराउंडिंग में रखे हैं। अगर दोनों सेम सराउंडिंग में रखे हुए हैं तो जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का होगा उतना ही टेम्परेचर दोनों बॉडीज का होगा। ठीक, तो मैंने कहा कि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग का T0 था, तो इसका भी T0 होगा, इसका भी T0 होगा, क्योंकि सेम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रखा हुआ है। ये जो दोनों बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज का इक्वल डायमेंशन है। दोनों बॉडीज का डायमेंशन क्या है? इक्वल है। हम लोग यहाँ पे तीन चीजों को डिफाइन करते हैं। स्मॉल a डिफाइन करते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर कुछ नहीं है, कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की। मैंने कहा कि QA अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की। एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। स्मॉल e इमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिव पावर भी कहते हैं इसको और एब्जॉर्प्टिविटी भी कहते हैं। स्मॉल e क्या है? इमिसिविटी। ये भी क्या होता है? कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज या रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी। ट्रांसमिटिव पावर या ट्रांसमिटिविटी। ट्रांसमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी। अभी मैंने बताया था ना कि अगर किसी भी सरफेस पे लाइट फॉल कर रही है तो तीन चीजें पैरेलली होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो मैंने कहा कि 100 जूल एनर्जी फॉल की, उसमें से इसने क्या किया, 60 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैंने बोला कि इसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, 60 जूल डिवाइडेड बाई 100, मैं कहूंगा 0.6। ठीक, अब मैंने कहा कि 20 जूल कहाँ चला गया, ट्रांसमिट हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, 20 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या हो जाएगा 0.2। कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, मैं क्या कहूंगा
एनर्जी ट्रांसमिटेड, इमिसिविटी डिफाइन कर रहा हूं, एनर्जी ट्रांसमिटेड, इमिसिविटी डिफाइन कर रहा हूं कितनी, सही लिखा है आपने, सही लिखा है, कुछ मत कीजिए, सही लिखा है। yes. हाँ सही लिखा है, इमिसिविटी डिफाइन किया, ठीक है सही लिखा है। ट्रांसमिटिविटी में हम लोग क्या कहेंगे, कितनी एनर्जी ट्रांसमिट हुई डिवाइडेड बाय टोटल इंसिडेंट एनर्जी, ठीक। अब यहां तो मेरे को बताइए ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी कितनी होगी। बिल्कुल सही। सर आवाज कट रही है। अब आ रही है, नहीं आ रही है, नेटवर्क स्लो है थोड़ी। एक बार वीडियो ऑफ करके देखिए, आवाज आ रही दिख है, रहा है सर, हाँ अब आ रही है। ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, ब्लैक बॉडी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी होनी चाहिए, 1। जितनी एनर्जी इंसिडेंट करेगी उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, है कि नहीं। वो टोटल 100% एब्जॉर्प्शन करता है ना, 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा है, इसका मतलब कि इसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी होगी, 1। ये नॉर्मल बॉडी है तो इसकी एब्जॉर्प्टिविटी आपने कितनी मान ली, ए, ठीक है, कि इसकी एब्जॉर्प्टिविटी कितनी है, स्मॉल ए। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड में क्या क्या चीजें होंगी, ठीक, इन 1 सेकेंड। पहला पॉइंट है एनर्जी ऑन बोथ बॉडीज इज सेम, ट्रू और फॉल्स। एक सेकंड पे दोनों बॉडीज पे जो एनर्जी फॉल की है क्या वो सेम होगी, यस सर। हाँ क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है ना। एक का डायमेंशन कम होता है, एक का डायमेंशन ज्यादा होता है, तो जिसका डायमेंशन ज्यादा होता है उस पर एनर्जी ज्यादा फॉल करती, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायमेंशन भी सेम लिया, दोनों को सेम सराउंडिंग में रखा हुआ है, इसलिए इसका मतलब दोनों पे सेम एनर्जी फॉल करेगी सेम टाइम, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड पॉइंट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी, हम लोग एनर्जी को क्या ले रहे हैं, मैंने कहा कि 1 सेकंड में जो एनर्जी फॉल की है वो कितनी एनर्जी फॉल की है 1 सेकंड में, क्यू आई, इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। सिर्फ नोटेशन दे रहा हूं कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी फॉल की है, क्यू आई। तो मैंने कहा एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितना होगा, क्यू आई। 1 क्यू सेकंड में आई। जितनी एनर्जी फॉल करेगी उतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज क्यू आई। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय नॉर्मल बॉडी, ये कितना होगा, लेस देन क्यू लेस आई। देन क्यू। क्या क्या वैल्यू 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 क्या होगी, ए इंटू ए क्यू इंटू आई, क्यू आई। हाँ लिख लीजिए, इज इक्वल टू ए इंटू क्यू आई। एनर्जी रिलीज्ड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, क्यू आई। क्यू आई, जितनी एब्जॉर्ब करेगा उतनी रिलीज करेगा, लिख लीजिए, एनर्जी रिलीज्ड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज क्यू आई। एनर्जी रिलीज्ड बाय नॉर्मल बॉडी, ई क्यू आई। ए क्यू आई, क्यों, ई क्यू आई। ए ए ए क्यू आई, क्यों,
टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। हाँ, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सराउंडिंग के साथ तो टेम्परेचर T0 पे आ चुका है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर वो 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको 10 जूल एनर्जी रिलीज भी करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में लिख रहे हैं? क्लियर है यहां तक? तो इमिसिव पावर फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होगा, फॉर्मूले में पुट कीजिए। इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी हाँ सही। और इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी क्या होगा, फॉर्मूला आपने लिखा है, बस वैल्यू पुट करनी है। हाँ तो सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। देखिए ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर निकाल रहा हूं। इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कितना होगा, हीट रिलीज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मैंने हीट रिलीज कितने टाइम के लिए निकाला है, 1 सेकेंड के लिए। तो ये कितना आ गया, हीट रिलीज कितना कर रहा है, QI, और मैंने एरिया कितना मान लिया, कैपिटली। ठीक, मैं नॉर्मल बॉडी के लिए इमिसिव पावर लिख रहा हूं। नॉर्मल बॉडी के लिए इमिसिव पावर कितना हो जाएगा, AQI, इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, ठीक, डिवाइडेड बाई A, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम था। ठीक है, QI अपॉन A किसके इक्वल है, इसको मैं कैपिटल E मान लेता हूं। इसको मैं कैपिटल E मान लेता हूं और इसको मैं EB मान लेता हूं। ठीक, तो QI अपॉन A किसके इक्वल है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो A इंटू EB इज इक्वल टू E। तो यहां से मेरे को क्या मिला, E अपॉन A इज इक्वल टू EB, यही मिलेगा ना। ठीक, अब किरचॉफ लॉ की अरे T तो 1 सेकेंड है, पहले बोला था T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये आगे समझ में। ठीक है, तो यहां पे देखिए E अपॉन A इज इक्वल टू EB। EB क्या है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। सेम सराउंडिंग के लिए इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या रहेगा, सेम। आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल है तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कांस्टेंट होनी चाहिए ना, आइडियल है। ठीक, तो अगर मैं देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सराउंडिंग लिया जिसका टेम्परेचर T0 था। ठीक, अब मैं चीजों को और अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। मैंने कहा पहली बॉडी थी A, दूसरी बॉडी थी B, तीसरी बॉडी थी C, चौथी बॉडी थी D, और मेरे पास एक बॉडी है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, मेरे को पता है इसका मैंने क्या मान लिया, इसकी इमिसिव पावर E1 है, एब्जॉर्प्टिविटी A1 है, इसकी इमिसिव पावर E2 है, एब्जॉर्प्टिविटी A2 है, इसी तरीके से ये E3 है और A3 है।
ये E4 है और ये A4 है। हर एक का रेशियो E अपॉन ए का रेशियो, E अपॉन ए का रेशियो, ये किसके इक्वल है? EB के इक्वल है ना। तो EB तो हर एक के लिए सेम है ना। तो मैंने क्या कहा, E अपॉन ए का रेशियो क्या है? कांस्टेंट। अगर E अपॉन ए का रेशियो कांस्टेंट है, अगर E अपॉन ए का रेशियो कांस्टेंट है, तो कोई भी बॉडी को मैं अच्छा एमिटर कब कहूंगा? गुड एमिटर शुड बी गुड एब्जॉर्बर। Yes. यही किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट है। बस एक लाइन, ये प्रूव हो रहा है। अगर E अपॉन ए का रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब E की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो A की वैल्यू को भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो रेशियो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ ने ये कहा था, अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। उसको हम लोगों ने सीखा, समझा और याद कर लिया। इसको अपने वर्डिंग में लिख लीजिए। Kirchhoff's law states that a good emitter should be a good absorber. अब हम लोग सेकंड स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बढ़ेंगे ताकि मेरे को स्टेटमेंट समझ में आ जाए कि हाँ ये स्टेटमेंट कह क्या रहा है। बिल्कुल, जो हम लोग जनरली अपने डेली लाइफ में देखते हैं। मैंने कहा कि एक गुड एब्जॉर्बर की मेरे को डेफिनेशन देनी है, गुड एब्जॉर्बर की अच्छा एब्जॉर्बर है कौन। मैंने कहा कि एक ब्लैक बॉडी है, उसका सरफेस कैसा है? रफ। एक ब्लैक बॉडी है जिसका सरफेस कैसा है? रफ। और एक वाइट बॉडी है जिसका सरफेस कैसा है? चिकना, स्मूथ। ठीक है, इन दोनों में कौन अच्छा एब्जॉर्बर होगा? The rough black body. ब्लैक बॉडी एंड रफ सरफेस। ठीक है, डेली लाइफ में देखते भी ना कि जहां पे स्मूथ सरफेस है, अगर उस पर लाइट फॉल कर रही है तो बिल्कुल चमकता हुआ नजर आता है। चमकता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब वो पूरी लाइट जो भी उस पर पड़ रही है तो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो हम लोग रोड वगैरह होता है वहां पे वो हमको चमकता हुआ नजर नहीं आता है, खुदरा होता है और काले कलर का होता है, वो एब्जॉर्बर होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। अगर रोड भी बिल्कुल चिकना बना दो, आप कहें अरे मैं इंजीनियर बन गया, मैं तो रोड चिकना बना दूंगा, दिन भर एक्सीडेंट होते रहेंगे। इतना चिकना बना दिया कि उस पर जितनी भी लाइट गिर रही है वो इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिल्कुल शाइनी हो गया, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, रोड ही नजर नहीं आ रही है। आगे समझे। तो गुड एब्जॉर्बर कौन होगा? ब्लैक बॉडी और जिसका सरफेस कैसा हो? रफ। ये जनरल जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। लिखते जाइए, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गुड एब्जॉर्बर कौन है? गुड एब्जॉर्बर आर जनरली ब्लैक एंड रफ, white and shiny surfaces are generally bad absorber. White and shiny surfaces are generally bad absorbers.
अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मेरे पास दो बॉडीज थे, एक ब्लैक और रफ बॉडी है, ब्लैक एंड रफ बॉडी, और एक है आपका वाइट एंड शाइनी बॉडी। ये दो बॉडी थी मेरे पास। तो दोनों बॉडीज ये नॉर्मल टेम्परेचर पे था, मेरे को नजर आ रही है शाइनिंग करता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है, और ये मेरे को डल नजर आ रहा है, ठीक है। ब्लैक और रफ बॉडी होगी तो ये शाइन नहीं करेगा ना, शाइन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जितनी भी रेस गिर रही होंगी उसमें से एक ही दो रेस आपकी रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। शाइनी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रेस आपकी रिफ्लेक्ट कर जाए, तभी मेरे को वो शाइनी करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर इन दोनों के बारे में बात करूं तो मैंने कहा कि ये डल नजर आएगा मेरे को इसका, और ये मेरे को कैसा नजर आएगा, शाइनी नजर आएगा, ऐसा होता है ना, ठीक। तो मैंने कहा कि ये आपका डल है और ये आपका शाइनी है। मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूं, टेम्परेचर को कंटिन्यूसली क्या करता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं लैब में, ठीक है। मैंने एक रफ और ब्लैक ले ली, एक व्हाइट और शाइनी बॉडी ली। अब मैं इस रूम में का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा हूँ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री, ऐसे करके मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा हूँ। जब मैंने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखा। मैंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, मैंने ये देखा कि ये जो डल बॉडी थी ये शाइनी बन चुकी है, और ये जो शाइनी बॉडी थी ये डल बन चुकी है। इसका रीजन आप बताएंगे? पहले तो लिख लीजिए किया क्या आपने, क्या एक्सपेरिमेंट था। बेटा ये सब जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा। थोड़ा सोच के बताइए हुआ क्या, मेरे को वो शाइनिंग क्यों नजर आ रहा है। डल वाला शाइनी हो गया और शाइनी वाला डल हो गया, थोड़ा सा सोचेंगे आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीज को ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज शाइनी क्यों नजर आती है, कोई भी चीज डल क्यों नजर आती है, हिंट दे रहा हूं, आप लोग आंसर पे पहुंच जाएंगे। क्यों? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। गलत है, थोड़ा और सोचिए। सर गुड एब्जॉर्बर जो होते हैं वो गुड एमिटर्स होते हैं। हम लोगों ने एक तो जो ब्लैक, एक्सपेरिमेंट किया कि हमने क्या किया, डल वाले का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया और कुछ देर के बाद देखा कि उसका टेम्परेचर क्या हो गया, मतलब कि वो कैसे हो गया, एमिट करने लगा, मतलब कि शाइनी हो गया। और दूसरा वाला जो पहले से शाइनी था टेम्परेचर बढ़ाया तो वो कैसा हो गया, डल हो गया। तो मेरे को तो सिंपल एक बेसिक चीज ये पता है, बेसिक चीज मेरे को क्या पता है कि अगर ये शाइनी हो गया, शाइनी हो गया इसका मतलब ये ज्यादा एनर्जी लिबरेट कर रहा होगा, गुड है ना, एमिटर। रेज बाहर निकल रही होंगी तभी तो मेरे को शाइनी नजर आएगा, ठीक है। अब ये अगर आपका डल हो गया इसका मतलब ये कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, कम रेडिएशन हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण मेरे को ये डल नजर आ रहा है, ठीक। एक आपका 5 वॉट का बल्ब है और एक आपका 50 वॉट का बल्ब है, कौन ज्यादा शाइनी नजर आता है, 50 वाला ना, तो उसमें ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, ठीक।
तो मैं सिंपल शाइनी और डल का बेसिक डेफिनेशन पे जा रहा हूँ। मेरे को शाइनी क्यों नजर आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी निकल रही होगी, रेज ज्यादा निकल रहे होंगे, इसलिए मेरे को शाइनी नजर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने देखा कि रेज कम निकल रहे होंगे, इसलिए मेरे को ये डल नजर आ रहा है। ठीक, अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, इसके पीछे क्या रीजन दिया गया कि मैंने कहा कि पहले ये डल था, डल था, तो डल का मतलब क्या हुआ, ये सबसे पहले क्या कर रहा होगा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ब्लैक बॉडी एंड रफ सर्फेसेस आर गुड एब्जॉर्बर, अभी आपने लिखा है। ठीक, तो ये आपका डल था, ब्लैक बॉडी और रफ सरफेस था, इसलिए क्या करेगा, रूम टेम्परेचर से ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, बल्कि एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, तो आपने कहा कि जब मैंने इसको 100 जूल एनर्जी दिया रूम टेम्परेचर पे, तो इसने मान लीजिए 90 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, 10 जूल को ही ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो इसके कारण मेरे को ये कम चमकता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो शाइनी वाली बॉडी थी, मतलब कि जो व्हाइट और शाइनी बॉडी थी, इसमें आपने 100 जूल एनर्जी दी, तो इसने क्या किया, 90 जूल एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया, सिर्फ 10 जूल एनर्जी को ही इसने स्टोर करके रखा। ठीक है, इसने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी है, 90 जूल, और इसने कितनी एनर्जी स्टोर करके रखी है, 10 जूल। अब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कुछ देर के बाद ये क्या हो गया, शाइनी हो गया, ये कैसा हो गया, डल हो गया। अब अगर ये शाइनी हो गया, तो इसके पीछे रीजन ये दिया गया कि रूम टेम्परेचर इसने 90 जूल एनर्जी को अपने पास स्टोर कर लिया था। जब ये हायर टेम्परेचर पे पहुंचा, तो जितनी एनर्जी स्टोर किया होगा उसी को तो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकालेगा, और जब एनर्जी हो ही नहीं तो निकालेगा कहां से? कि इसके पास तो 90 जूल एनर्जी थी, इसने इसको क्या किया, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी को बाहर निकाल दिया हायर टेम्परेचर पे, और हायर टेम्परेचर पे एनर्जी को बाहर निकालेगा तो ज्यादा शाइनी नजर आएगा। ये कितनी एनर्जी को बाहर निकाला, 10 जूल को, क्योंकि इसने 10 ही तो एब्जॉर्ब किया। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको लिखिए, फिर एक सेकंड स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये हाँ, फिर कुछ देर के बाद ये आजीवन थोड़ी ना ऐसा होता है। क्लियर है? तो रूम टेम्परेचर पे जो ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, मतलब कि एब्सॉर्ब करेगा, वही हायर टेम्परेचर पे एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, जिसकी एब्जॉर्बिविटी ज्यादा होगी नॉर्मल टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे उसकी मिसिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है? मतलब उतना ही ज्यादा ट्रांसमिट करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक, तो स्टेटमेंट यही था। अब हम लोग बात कर रहे हैं इमिसिविटी ऑफ बॉडी, इमिसिविटी ऑफ बॉडी, इमिसिविटी ऑफ बॉडी। मैंने कहा कि आपके पास दो बॉडीज हैं, एक नॉर्मल बॉडी है और एक आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T0 है, इसका टेम्परेचर T मान लिया, इसका टेम्परेचर T मान लिया, ठीक। तो T इज ग्रेटर देन T0। परफेक्टली ब्लैक बॉडी का भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा था और नॉर्मल बॉडी का भी टेम्परेचर इससे ज्यादा था। तो अभी आपने पढ़ा कि इमिशन होगा, मतलब कि रेडिएशन होता है। रेडिएशन किसके कारण होता है? सरफेस टेम्परेचर के कारण। बॉडी के सरफेस टेम्परेचर के कारण क्या होता है? रेडिएशन, ठीक। तो यहाँ पे जो इमिसिविटी ऑफ बॉडी, इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। इमिसिविटी ऑफ बॉडी को डिफाइन किया गया, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी at temperature T divided by emissive power of black body at temperature T। इससे मैंने दोनों का टेम्परेचर सेम लिया, अलग अलग टेम्परेचर के लिए डिफाइन करेंगे, सेम टेम्परेचर के लिए हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो मैंने कहा कि इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी एट टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर T, इसके रेशियो को ही मैं क्या कहूंगा? इमिसिविटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया, स्मॉल e इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई EV, ये आया ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था E अपॉन A इज इक्वल टू EV, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं E अपॉन EV इज इक्वल टू A, ठीक। तो मैथमेटिकली E इज इक्वल टू A है, इमिसिविटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी ऑफ बॉडी मैथमेटिकली। लेकिन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है? अलग अलग। दोनों के मायने अलग अलग हैं, लेकिन मैथमेटिकली दोनों की वैल्यू सेम। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो ये चीज भी जरूर लिख लीजिएगा, मैथमेटिकली E इज इक्वल टू A, but by definition both are different। हो गया? हेडिंग डालिए स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ देखिए, स्टीफेंस लॉ अभी हम लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ी, डिटेल में पढ़ी, ठीक। अब हम लोग इसी को थोड़ा सा और स्टीफेंस लॉ पे आते हैं। मैंने कहा कि आपके पास कोई बॉडी है, दो चीजें एक साथ होती हैं। ये कोई भी बॉडी है वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और उसके बाद एनर्जी को रेडिएट भी करता है। दोनों चीजें हमेशा होती रहती हैं। अगर मैं खड़ा हूं तो एटमॉस्फेयर पे एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहा हूं और रेडिएशन भी हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस नहीं होता, ठीक। अभी मैं यहां पे बात करूं अगर मैं यहां पे लिखूं एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी पर सेकेंड, मैंने कहा इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है। जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको आपने T माना, ठीक।
तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय बॉडी पर सेकंड, इसका मतलब dq अपॉन dt। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? एब्जॉर्प्शन के बारे में, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक, तो मैंने कहा कि जो dq अपॉन dt है ये किसके प्रोपोर्शन है? ये आपका एरिया के प्रोपोर्शन है। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी उस पर फॉल करेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, और ये किसके प्रोपोर्शन है? ये आपका प्रोपोर्शन है ए के। जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्टिविटी होगी उसका रेशियो एब्जॉर्ब करने का उतना ही ज्यादा होगा, है ना। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए 1 है तो 100% एब्जॉर्प्शन करेगा। और ये किसके प्रोपोर्शन है? ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। ये किसके प्रोपोर्शन है? सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। ये एक्सपेरिमेंटल है। ये दोनों चीजें तो मैंने लॉजिकली बता दी, लेकिन ये टी की पावर 4 होगा, ये आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, ये कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को? सराउंडिंग से। इसलिए किसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा जब एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक, तो यहां पे मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया और लिखा dq अपॉन dt एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा और एक कांस्टेंट आ गया और आपने लिखा सिग्मा, स्टीफेंस कांस्टेंट, सिग्मा इंटू ए इंटू कैपिटल ए इंटू टीएस की पावर 4। क्लियर है? अब हम लोग क्या लिख रहे हैं? मैं यहां पे बात कर रहा हूं एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड बाय बॉडी। बॉडी कितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है पर सेकेंड? एनर्जी रिलीज पर सेकेंड बाय बॉडी dq अपॉन dt e, इमिशन कर रहा है ना इसलिए स्मॉल ई ले रहा हूं। तो dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी बाहर की तरफ। ये किस पे डिपेंड करेगा? इमिसिविटी, स्मॉल ई। और किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी टेम्परेचर पे, इसलिए T की पावर 4। ठीक है, अब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो फिर से स्टीफेंस कांस्टेंट आ गया और आपने कहा कि dq अपॉन dt इमिशन के केस में ये कितना हो जाएगा? सिग्मा e a t की पावर 4। अभी आपने देखा कि मैथमेटिकली इमिसिविटी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टिविटी, E इज इक्वल टू ए होता है मैथमेटिकली। तो मैंने इसको क्या लिख दिया? इस वाले को मैंने क्या लिख दिया? सिग्मा ई ए टी एस की पावर 4। अब मेरे से पूछा जाए कि नेट हीट रिलीज कितना हुआ? नेट हीट रिलीज, नेट हीट रिलीज कितना होगा? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यही स्टीफेंस लॉ करके लिख दीजिए। बॉडी बॉडी वही सरफेस हम लोग लेके चलते हैं कि इतना बड़ा सरफेस मान के नहीं चलते हैं। तो जो बॉडी टेम्परेचर है तो क्वेश्चन के हिसाब से वो सरफेस टेम्परेचर है। नेट हीट लॉस कितना होगा? नेट हीट रिलीज पर सेकेंड कितना होगा? सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। रिलीज निकाल रहा हूं कितना रिलीज हुआ तो ये माइनस ये करेंगे। क्लियर है? आप लोग बुक में डायरेक्ट यही फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक क्लास और होगी जिसमें हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और हम लोग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बचा हुआ है लास्ट टॉपिक। तो ये 2 टॉपिक हैं, 1 घंटे का लगभग और है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे
और मोस्ट प्रोबेबली उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाए और केटीजी स्टार्ट कर दूं और उसके नेक्स्ट क्लास में मैं थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर दूं। ठीक है, तो फ्राइडे की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा और केटीजी खत्म कर दूंगा। फ्राइडे नहीं, सैटरडे, जो अपकमिंग सैटरडे है, ठीक है, उस दिन। तो टेस्ट का टाइमिंग जो भी रहता है मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा कितने बजे क्लास लूंगा। टेस्ट के बाद ही लूंगा, टेस्ट से पहले नहीं। ठीक, तो ये खत्म हो जाएगा और मंडे को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर देंगे, केटीजी परसों, और ये छोटा सा पार्ट ये बचे हुआ ये, और थर्मोडायनेमिक्स मंडे को, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा फ्लूइड। ठीक है, 3 टॉपिक में उसको डिवाइड किया हुआ, 3 दिन में 3 टॉपिक हो जाने चाहिए। सरफेस टेंशन एक टॉपिक है, और एक टॉपिक है आपका प्रेशर, और एक टॉपिक है आपका बायनेंसी। ठीक है, तो 3 टॉपिक में हो जाना चाहिए, ज्यादा हुआ तो एक लेक्चर और ले लेंगे। ठीक, लेकिन प्लीज थोड़ा सा पढ़कर आइएगा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि परसों केटीजी स्टार्ट करूंगा। केमिस्ट्री आप तो पूरे पढ़ते रहते हैं दिन भर। ठीक, तो केमिस्ट्री का केटीजी वही सेम एज इट इज होगा। ठीक है, लेकिन है चैप्टर तो पढ़ाना है, इसे उसको 1 घंटे के अंदर ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर सैटरडे को इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सर